हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और उन सभी के पास में MED 8 का सब्जेक्ट है। और वो MED 8 में 008 वाला जो सब्जेक्ट है, भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण, ग्लोबलाइजेशन एवं एनवायरनमेंट वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन सभी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस इंपॉर्टेंट वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है, तो आप उस वीडियो को उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है? आर्थिक भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से, चर्चा कीजिए। सबसे पहले आर्थिक भूमंडलीकरण है क्या, तो आपको एक वीडियो देखनी है जिसका नाम है भूमंडलीकरण का आर्थिक आयाम, जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स ने देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देखिए। पहली बात आप ये क्लियर हो जाएगा, आर्थिक भूमंडलीकरण है क्या। भूमंडलीकरण के 4 आयाम है: राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम और तकनीकी आयाम। तो ये आपका आर्थिक आयाम से पहली चीज पूछा गया है। दूसरी चीज, पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव पूछे। तो आर्थिक आयाम की वजह से आप देख रहे हो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण औद्योगिकरण के साथ साथ आप कहोगे कि भाई जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कहोगे वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बाद में अगर आप देखोगे पारिस्थितिक तंत्र है, वो खतरे में आ चुका है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। और आर्थिक भूमंडलीकरण का मतलब क्या है कि बेसिकली एक देश की कंपनी दूसरे देश में जा रही है, अपना व्यापार कर रही है, ट्रेड कर रही है, जिससे प्रत्येक देश को लाभ मिल रहा है। आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है पर्यावरण के विभिन्न पर्यावरण के संदर्भ में भूमंडलीकरण के बदलते हुए स्वरूप को बताना है। भाई पर्यावरण का जो स्वरूप है वो भूमंडलीकरण की वजह से बदलता जा रहा है। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। बेसिकली भूमंडलीकरण का प्रभाव आपसे पर्यावरण पे पूछा जा रहा है। इस पूरी बुक के अंदर यही है। अगर आप लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आई तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप होंगे, या फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप इतना समझ चुके हो कि भूमंडलीकरण ने हमारी पर्यावरण को प्रभावित किया है, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आप इसका आंसर अच्छे तरीके से दे पाओगे। भूमंडलीकरण ने पर्यावरण के स्वरूप को ऐसे बदल दिया है कि भाई जो हमारा मौसम चक्र है वो बदलता जा रहा है, साथ ही साथ में प्रदूषण वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी बदलता जा रहा है। तो पर्यावरण का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भूमिका बतानी है। संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण क्या होते हैं? अधिकरण लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको अभिकरण करना, अभिकरण एजेंसीज आ जाएगा यहाँ पर आप उसकी एजेंसीज कहोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी एजेंसी, जैसे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे UNEP, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसके बाद में UNFCCC, क्लाइमेट चेंज ऑन कन्वेंशन। ऐसे ही आप लोगों को जितने भी अभिकरण है इसके बारे में बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि ये पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कैसे कार्य कर रही है, ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है हरित व्यवसाय की व्याख्या करनी है। हरित व्यवसाय कैसे व्यवसाय होता है? ये वो व्यवसाय होता है जिसके अंतर्गत व्यापार और जो वस्तुएं हैं उनका इस प्रकार से हमें उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इसका क्या कर सके, अच्छे तरीके से उपयोग कर सके। बताइए कि कैसे आप एक ही समय में पैसा कमा सकते हो और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हो। तो इसका उत्तर है सतत पोषणीय विकास, या फिर हम कह सकते हैं सतत पोषणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल देते हैं। तो हमें अपने संसाधनों को कुछ इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सके। तो ये हरित व्यवसाय के अंतर्गत ही आएगा, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को मद्देनजर में रखते हुए
उन महत्वपूर्ण घोषणाओं सम्मेलनों की चर्चा करनी है जो कि केवल पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। इसमें आप स्टॉकहोम सम्मेलन, बाली सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में हुए आपके पेरिस सम्मेलन, इस तरीके से जितने पर्यावरण को लेकर संरक्षण सम्मेलन हुए उनमें क्या क्या बात रही है आपको ये पक्का करके जाना है। क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का यहाँ से ही बने। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपसे पूछा गया है जैव विविधता क्या है। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए। इसके संरक्षण में और इसके प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, तो इस पर वीडियो बना रखी है मैंने, तो आप डायरेक्टली उस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार है। जैसे आपको इसमें ये बताना है कि पर्यावरण आज हमारा एक स्वच्छ पर्यावरण हमारा मौलिक अधिकार कैसे भारत के जो अगर हम देखेंगे जीपीएसपी है जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो उसके अंदर बताया गया है कि भाई पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके अंदर उस नज़रिए से बताया गया है, तो आप उसको अच्छी तरीके से करेंगे। अगला, तीसरी दुनिया में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन पर चर्चा करना है और गैर सरकारी संगठन भूमिका बतानी है। पर्यावरण को संरक्षण करने में एनजीओज की भूमिका, पर्यावरण को ये इन शॉर्ट में क्वेश्चन है, संरक्षण करने में एनजीओज की भूमिका या गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण या कानूनी नीति की चर्चा कीजिए। तो भाई यहाँ पर कई बार 3 पूछ लेता है और कई बार 5 पूछ लेता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून की इतनी नीतियां, इनको आपको पक्का कंफर्म करके जाना है, क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपसे पूछा गया है दक्षिण एशिया की सरकारों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या पहल की गई है। तो भारत के अंदर क्या क्या किया गया है आप वो बता दीजिए पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। जैसे जन आंदोलन है, जन आंदोलन या वन्य अभ्यारण्य, समझौते, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, में पूछा गया प्राकृतिक आपदाओं की उत्पत्ति के कारण। एक क्वेश्चन कंफर्म है जो प्राकृतिक आपदाओं से आपके पेपर में पक्का बनेगा। प्राकृतिक आपदाएं आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित और एक नेचुरल। तो क्यों प्राकृतिक आपदा आती है या मानव निर्मित आपदाएं हैं, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सुनामी के बारे में बताइए क्यों आती है, भूकंप के आने के क्या कारण है, सूखा के आने के क्या, ये क्वेश्चन करके जाना है। मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी है ये भी पेपर में आ सकते हैं। मानव निर्मित यानी जैसे पहाड़ों पर हम होटल वगैरह बना रहे हैं तो भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ों पर हम सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मानव निर्मित आपदा में भूस्खलन आ गया। अब आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं तो वो भी मानव निर्मित है। हम जल को दूषित कर रहे हैं तो वो भी मानव निर्मित है। हम बड़े बड़े डैम बना रहे हैं जिसकी वजह से बाढ़ आने की जैसी खतरा होता जा रहा है, ये भी आपका पर्यावरण की एक समस्या है। अगला क्वेश्चन आपसे भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपसे रियो सम्मेलन के बारे में, देखो रियो सम्मेलन पक्का करके जाना है। इस रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये ब्राजील का एक शहर रियो डी जनीरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके 5 साल बाद और इसके 10 साल बाद रियो प्लस 10, इसके बारे में बताना है कि क्या लक्ष्य निर्धारण किए गए थे और रियो समिट के साथ साथ हमें किस प्रकार के लक्ष्य जो है हमने आगे जो हासिल करने के लिए हमने लक्ष्य बनाए थे वो कहाँ से किस हद तक हमने इसको प्राप्त किया। पहला क्वेश्चन आपको समझ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपसे आपको बताना है तकनीकी व्यापार पे भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव। भूमंडलीकरण ने हमारी तकनीकों को चेंज कर दिया। हमारे देश में जो तकनीकें नहीं थी विदेशों से आ चुकी है व्यापार के थ्रू, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं तो वो अपने साथ लेकर आए हैं और व्यापार भी बढ़ा है। आप देख रहे हो दूसरे देश की कंपनियां धड़ल्ले से हमारे देश में आ रही है, व्यापार कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेके जा रही है, हमारे लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है, साथ ही साथ में हमारे संसाधनों का तेजी से दोहन करती जा रही है। तो ये भी एक इसका एक्सपेक्ट है, तो आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर आपको लघु टिप्पणी करनी है, बताना है खाद्य सुरक्षा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको बताना है मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन, जो कि ऊपर भी आया था तो आपको याद। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक वित्तीय संस्थानों की भूमिका बतानी है। आर्थिक वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे WTO है, IMF है,
WB है, इनकी भूमिका बतानी है। आपको याद रखना है, इसको क्वेश्चन कई बार ऐसे ही बन रहा है। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, देखो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत संस्थाओं का निर्माण हुआ। एक IMF बना, WB बना और गेट बना था। गेट का ही नाम आगे चलकर आपको पता है 1 जनवरी 1995 से WTO रख दिया गया। तो इनकी क्या भूमिका है, इन्हीं के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया, उपयुक्त उदाहरणों के सहित भारत की न्यायपालिका ने पर्यावरण को कैसे संरक्षण दिया। भारत की न्यायपालिका पर्यावरण को कैसे संरक्षण कर रही है, तो आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रण करने में विश्व बैंक की क्या भूमिका है। विश्व बैंक ऐसे देशों को लोन नहीं दे रही जो पर्यावरण प्रदूषण में कटौती करने की कोशिश नहीं कर रही है, जो पर्यावरण के साथ डील करने की कोशिश नहीं कर रही। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट किया गया पर्यावरण आंदोलन। तो भाई जैसे आपका चिपको आंदोलन है, का आंदोलन है, आंदोलन है, नहीं करवा रखा है आप लोगों को। जितने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सारे के सारे आंदोलन जितने आपको कराए गए वो भारत में पर्यावरण आंदोलन में, टेहरी बांध आंदोलन है, वो सारे के सारे कर। ये क्वेश्चन नंबर 21वां स्टार्ट होगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, भाई भूमंडलीकरण को लेकर वर्तमान में बहस क्या है। भाई इसका सबसे बड़ा बहस का ये मुद्दा है कि कोई लोग कह रहे हैं भूमंडलीकरण से देश की अर्थव्यवस्था अच्छी राजनीतिक सहयोग मिल रहा है, देश विकास कर रहा है, लेकिन इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट ये है कि देश की संप्रभुता खतरे में आ रही है, पर्यावरण तेजी से दोहन हो रहा है, हमारे देश का पैसा विदेश जा रहा है, संसाधनों का दोहन होता जा रहा है। तो ये क्या है, ये मान में बहस हो रही है इस बात को। ये लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, कि लोग कह रहे हैं बुरा है। अगला क्या है, पर्यावरण और जो है विकास पर रियो घोषणा पत्र के फायदे। यानी जो रियो सम्मेलन हुआ उसके बाद जो हमने लक्ष्य निर्धारण किए गए, तो पर्यावरण और विकास से उसको क्या फायदा मिला और क्या नुकसान, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला अगला है आप सभी के लिए स्वाध्याय आंदोलन के पक्ष में आपको चर्चा इंपॉर्टेंट चर्चा करेगी कैसे। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन वैश्विक की बीज बचाओ आंदोलन है, अगला क्वेश्चन करके जाना है। अगला, भूमंडलीकरण ने कैसे पारिस्थितिक तंत्र को यानी पर्यावरण को विघटित किया है, याद है। और भारत में बीज बचाओ यानी बहुत सारे किसान जो आंदोलन करते जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संकट जो होते हैं, पर्यावरण वाले संकट, सूखा, जल में आग लगना, भूस्खलन, ये वगैरह वगैरह ये आ सकते हैं। क्यों हो रहा है उसका क्या कारण है, सुनामी क्यों आ रही है, भूकंप क्यों आ रहा है, ये सारे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करके अपने सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक करें। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय